देश दुनिया में अगर विकास की बात हो रही है तो सबसे अहम और सबसे प्रथम नाम जिसका लिया जाता है वो हमारे श्रमिक यानी कि हमारे मजदूर भाइयों लोगों का होता है। तो आज का विषय हमारा उन्हीं के ऊपर है, उनके हक और उनकी मजदूरों की मजदूरी के ऊपर है। तो आइए हम सीधा आपको लेकर चलते हैं हमारे सीईओ विनय सर के पास। धन्यवाद निशा जी। जैसा कि आप सभी को बता दें कि आज के समय में देश दुनिया यानी कि किसी भी वर्ग की अगर आप बात करने जाएंगे और देश के विकास की बात करने जाएंगे तो सर्वप्रथम नाम मजदूरों का, श्रमिकों का ही आता है। उनके बिना किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी शहर की विकास की परिकल्पना करना बेहद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में लगातार आप देखते होंगे कि मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग कहीं ना कहीं अपने हक तक के लिए लड़ नहीं पाते हैं। लगातार ऐसी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से भी आप तक पहुंचती रहती हैं कि उनका जो हक है ना तो वो उनको मिलता है और उनकी जो आय यानी कि जो मजदूरी होती है वो भी उनको नहीं मिलती। आज हमारे बीच में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, राम सूरत प्रजापति, जो मजदूर कामदार सेवा संघ के गुजरात के प्रेसिडेंट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू आप सभी लोगों को और आपकी पूरी टीम को, सलासर न्यूज़ के सभी पदाधिकारियों और आप सबको खूब ढेर सारी शुभकामना। सर जैसे कि पहले तो थोड़ा सा आपके बारे में ही बात करेंगे कि इस फील्ड में आप कब से मजदूरों के हक के लिए आप जो न्याय मजदूरों को दिलाते हो, कितने वर्षों से इस फील्ड में? इस फील्ड में हमारा जो यूनियन का अस्तित्व आया है वो करीब आश्रय 30 वर्ष हो गए हैं इसमें, और हम इसमें 30 वर्ष से सक्रिय हैं वर्करों के हितों के लिए। सर जैसे मजदूर हैं, कंपनी हो या फिर अधिकतर बिल्डिंग लाइन का काम हो या कंपनियों के अंदर मजदूरी करते हैं, तो एक तो मजदूरों को उनका हक क्या है, आज तक शायद कोई भी ऐसा मजदूर नहीं हो कि उसको ये पता हो कि मेरा हक क्या है। लोग काम करने जाते हैं, काम करते हैं, जो मजदूरी समाज के हिसाब से, मार्केट हिसाब से तय होती है वो उनको मिल जाती है। तो इस गाइडलाइन को शायद उन तक पहुँच पाना भी बेहद मुश्किल है। तो ये चीज़ें कैसे आसान हो सकती हैं? विनय जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी श्रमिकों को खूब खूब वंदन, अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने आज देश को टिकाए रखा है और देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा अहम भूमिका रही है आज तक की, कि श्रमिक ही आज देश के लिए एक विकास के रूप में वो उसका बहुत बड़ा हक और अधिकार और अपने को खुद को समर्पित करता है। जहाँ तक कहा जाता है मजदूर और मजदूरी, मजदूर एक श्रमिक, जहाँ मजदूर शब्द आता है उसको हम श्रमिक कहते हैं, और वो श्रमिक के द्वारा की गए कार्य के द्वारा जब उसको सामने कोई देता है, उसके वर्तन देता है, उसको जिसको हम मजदूरी कहते हैं। विनय जी, मैं कहूँगा कि ये जो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग अपने परिवार को और अपने को जीवन याचिका चलाने के लिए जो मेहनत मजदूरी किसी भी फील्ड में, चाहे औद्योगिक संस्था हो अथवा कोई भी बिल्डिंग हो अथवा कोई भी कारखाना हो, अगर उसमें काम करता है और उससे जो उसको मनी प्राप्त होती है, जो पैसे प्राप्त होते हैं, उसको हम मजदूरी कहते हैं। तो देखा जाए तो इस मजदूरी और श्रमिकों के बीच में जो कायदे बनाए गए हैं देश में, श्रमिकों के हक के लिए बनाया गया, और आज तक का कहा जाता है कि कोर्ट भी मजदूर कोर्ट ही बनी है, कहीं मालिक कोर्ट नहीं बनी है। मालिक कोर्ट होती है जैसे इंडस्ट्रियल कोर्ट, तो इंडस्ट्रियल कोर्ट में जाने के लिए मालिक जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जहाँ तक कहा जाता है कि कामदारों के ही फेवर में जजमेंट आना चाहिए। जज लोग भी और हमारे जो आइडियल जो कायदा बना है कामदारों के हितों के लिए बना है, उसको ध्यान में रखते ही जजमेंट आते हैं। और जज लोग भी और मालिक भी ऐसा कोई नहीं सोचता कि हमारे वर्करों को अन्याय हो। लेकिन रही बात कि कुछ सर्कमटेंसेस, बहुत से मालिक जो हैं कि जो वर्करों को हक देना नहीं चाहते हैं, उन्हीं के द्वारा जो तकलीफ़ें खड़ी होती हैं, वहीं पर कामदार जो वर्ग है वो यूनियन का सहारा लेता है। यूनियन की बात करें तो यूनियन कामदारों के हकों का रक्षण करने के लिए एक संगठन है। इस संगठन में जब वर्कर अपने मालिक के यहाँ काम करता है, उसको उसका वेतन नहीं मिलता है, उसको उसका जो मेहनत का जो फल स्वरूप जो उसको मिलना चाहिए नहीं मिलता है,
और मालिक से वो मांग मांग करके थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो यूनियन का सहारा लेता है। अभी रही बात, यूनियन का कर्तव्य ये होता है कि जब उसके पास कोई श्रमिक आता है उसकी तकलीफ़ों को सुने और उसके अनुसार वो मालिक से कानूनी तौर से अथवा उससे बात करके उसका निपटारा करे, उसका जो भी बर्तन है, उसका जो भी होता है, तो उसको अगर दिलाता है और वर्कर और वो दोनों खुश हो जाते हैं तो उसको एक सफल यूनियन तरीके में मानता हूँ। डिस्प्यूट की बातें होती है तो अमुक में जब वर्कर लोग यूनियन के पास जाते हैं तो यूनियन अगर कहीं किसी से सामने से बात करता है तो वो लीगल कार्रवाई करता है। लीगल कार्रवाई करने में कहीं अगर मालिक एक अड़कम पकड़ लेता कि नहीं मुझे ये नहीं करना है तो वो कोर्ट मामला बन जाता है। और ये सब जब कोर्ट में मामले जाते हैं तो कोर्ट एविडेंस लेना, उसके अलग अलग जो है कार्रवाई करना, उसमें मजदूरों का वर्षों निकल जाता है। उसमें मालिक और कामदार दोनों को हैरान परेशान होना पड़ता है। तो मैं ये आपके माध्यम चैनल से यही कहूँगा कि जो भी मालिक हो वो अपने मजदूरों का जो हक है उसके साथ बैठकर उसका निपटारा करके उसे दे देना चाहिए। क्योंकि अगर मालिक खुद अपने कारखाने को स्वयं वो कार्यरत और वो काम कर सकता है तो मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मजदूर अपने परिवार को चलाने के लिए यदि वो मजदूरी करता है और उसको उसका वेतन नहीं मिलता है तो ये मालिक के लिए एक शर्मजनक बात है। क्योंकि जो भी वर्कर है वो हमारे यहाँ काम करता है और उसको हम उसका वेतन नहीं देते हैं, उसका वो जो लाभ है उसको नहीं देते हैं, वो बहुत ही दयनीय है। गुजरात के अंदर क्या है, जो कंपनियों में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी इस समय की क्या आय होगी और समय क्या होगा? देखिए, मजदूरों का तो ऐसा 18 वर्ष की उम्र के बाद वो नौकरी में वो काम करें और दूसरी उनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। जो वेतन है उनका जैसे 8 घंटे का सरकार के द्वारा जो योजना, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई होगी 8 घंटे का इतना पेमेंट होना चाहिए। लेकिन वापी के अंदर या वलसाड़ जिले के अंदर आपके पास तो काफ़ी सारे ऐसे केस लगातार आते रहते हैं और आपके माध्यम से हमने भी ऐसे कई केस सॉल्व किए हुए हैं कि कंपनियों में जो मजदूरों की मजदूरी होनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती। तो अभी जैसे ये 2025 चल रहा है तो कितने घंटे का काम होता है, क्या मजदूरी होती है? देखिए, हमारे कायदे के अनुसार हर एक वर्कर की जो ड्यूटी होती है, जो उसकी फर्ज होती है, वो 8 घंटे की होती है। और सरकार ने मिनिमम का मतलब होता कम से कम वो अपने परिवार की अपनी जीविका चलाए, वो उसको न्यूनतम वेतन, इसलिए मिनिमम पगार कहा जाता है और वो सरकार ने नक्की किया है। आज देखा जाए तो एक मजदूरों को 3 वर्ग में बांटा गया है, कुशल, अर्धकुशल और बिन कुशल। कुशल कारीगर वो होता है जो अपने काम में कुशल होता है, निपुण होता है, वो कुशल आता है। उसके बाद जो होता है जिसको अर्धकुशल कहते हैं, वो अर्धकुशल उससे थोड़ा कम नॉलेज रखता हो। और बिन कुशल एक हेल्पर जिसे बोलते हैं, वो हेल्पर। तो ये तीनों कैटेगरी के जो वर्कर हैं वो 3 तरह के मिनिमम वेज में आते हैं। हेल्पर का अलग होता है और उसके असिस्टेंट बिन कुशल का अलग होता है और कुशल का अलग होता है। आज मिनिमम जो पगार है हेल्पर की पगार 462 रुपया है और उसके बाद 487 रुपये अपना ऑपरेटर के लिए है, जिसे कुशल कारीगर के लिए, और 67 रुपया 467 रुपया जो है वो अपना अर्धकुशल के लिए। लेकिन ये भी जो मजदूरी है ये मालिक जब नहीं देते हैं तो उनके साथ वो शोषण करते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसके लिए कायदा भी बना है कि मालिक मिनिमम वेज का भंग करता है कायदे को तो उस पर यहाँ के लेबर ऑफिसर हैं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं, वो लोग उनके ऊपर कार्रवाई करती हैं। लेकिन मजदूर को खुद को ही नहीं मालूम है कि मुझे कितना वेतन मिलना चाहिए। लेकिन ये बात मालिक को तो मालूम है कि मुझे इतना वेतन देना चाहिए, लेकिन वो न दे करके उनके साथ शोषण करते हैं। और मैं सरकारी डिपार्टमेंट से कहूँगा, ऐसे जो भी केसें मिलती हैं उनके ध्यान में ऐसा आता है कि अगर मजदूरों के साथ हकीकत में शोषण होता है तो जांच पड़ताल करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।
क्योंकि मजदूर के पास दूसरा कोई सहारा नहीं होता है। वो महीने भर काम करता है और 1 से 7 के बीच में वो अपने पगार की अपेक्षा रखता है कि हमको मिल जाए। लेकिन अधिकांतर मालिक जो हैं वो 1 से 7 के बीच में पगार भी नहीं देते हैं, जिससे उनके दिल की तमन्ना ही टूट जाती है। क्योंकि कोई भी कारीगर जो है वो पगार की अपेक्षा 1 से 7 के बीच में रखता है। उसके दिलों में अनेक प्रकार की तमन्नाएं होती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कमाई नहीं करता कि जिसके पास उसके अलग से पैसे बचें। ये सैलरी की बात होगी। सैलरी के अलावा कंपनियों को और क्या सुविधा उनको देनी चाहिए, जैसे PF, SIC या WC, इस तरीके के क्या क्या योजना है? देख, एक मजदूर को जब मालिक काम पर रखता है तो उसको कम से कम लघुत्तम वेतन, जिसे मिनिमम वेज कहते हैं, वो पगार देना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन का वीकली ऑफ देना चाहिए और उसको PL रजा होनी चाहिए, जो आप बोलते हैं कि प्रिविलेज लीव बोलते हैं, वो मिलनी चाहिए। वर्ष में उसको बोनस मिलना चाहिए। और देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो ESI एक्ट, कुछ विस्तार ऐसे हैं, अभी तो पूरे मुझे मानना है कि पूरे गुजरात या पूरे भारत में ESI एक्ट का कायदा लग गया है। ESI जो है वर्करों के पगार से कुछ कटते हैं, कुछ मालिक के पगार से काट करके उसको जमा किया जाता है। अगर कामदार श्रमिक को अथवा उसके परिवार को कोई भी तकलीफ आती है, तो बीमारी आती है, तो ESI के द्वारा वो दवा करवाता है। अथवा कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी बर्तन हो गया, तो उसमें मालिक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। वो ESI के ही द्वारा उसका सारवार भी किया जाता है। उसको जो भी बर्तन होता है, जो भी पेंशन हो, अपना ESI के थ्रू मिलता है। लेकिन जहाँ कुछ वर्कर पगार उनका हाई है, जो ESI में कवर्ड नहीं होते हैं, तो उनको नहीं मिलता है। वहाँ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का कायदा लगता है। तो वो लोग डायरेक्ट, अगर मालिक उसका बर्तन नहीं देता है तो कोर्ट का वो सहारा लेते हैं। दूसरी बात रही PF, कामदारों के श्रमिकों के पगार में से, और जितना पैसा कटता है 12% PF कटता है और 12% मालिक को उसमें जमा कराता है। जो लास्ट में श्रमिक जो है नौकरी छोड़ता है अथवा रिटायरमेंट हो जाता है, इस बेस पर उसको लास्ट में उसको अपना PF का पैसा मिलता है। ये सब सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और मालिक को देनी चाहिए। जो कंपनियां इस तरीके की सुविधाएं अगर नहीं देती, PF, SIC नहीं है, तो उनके ऊपर किस तरीके से और क्या कार्रवाई हो सकती है? ये तो मालिक एक तरह से मजदूरों का वो अगर ये लाभ अगर नहीं देता है, PF, SI और ये सब लाभ नहीं देता है मिनिमम, तो मालिक उसका शोषण ही करता है एक तरह से। और इसे मालिकों को मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ये जितने भी डिपार्टमेंट सरकारी हैं, जो इनके अंडर में ये सब आता है, उन पर मालिकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वर्करों को उनका हक दिलाएं। ऐसा भी कुछ पैमाना है कि महिलाओं को कितने घंटे ड्यूटी करना चाहिए और जेंट्स यानी कि मेल फीमेल में कुछ अंतर ऐसा, या फिर जैसे कई कंपनियों में फीमेल भी नाइट में ड्यूटी जाती हैं या 12 घंटे ड्यूटी करती हैं, इसमें भी कोई है? देखिए, फीमेल की बात जहाँ तक है, वो लास्ट 6 बजे से शाम को 8 से 6 की ही नौकरी रख सकते हैं, 9 से 6 तक रख सकते हैं, कि जो भी है 6 बजे के बाद वो नौकरी नहीं कराने का मेरे में जो है नॉलेज में, कि 6 बजे से ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते हैं। कहीं कहीं फैक्ट्रियों में कुछ नाइट में भी नौकरी करवाते हैं, वो सरकार के द्वारा परमिशन लेते हैं, उनको आने जाने की सुविधा, उनको कोई तकलीफ न पड़े, ये सब सुविधा अगर देते हैं तो सरकार उनको परमिशन देती है और वो करवाते भी हैं। तो उसके लिए कोई, लेकिन उनके लिए सरकार द्वारा परमिशन लेनी पड़ती है नाइट ड्यूटी के लिए। और वर्करों को 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की नौकरी होती है, तो 3 शिफ्ट में काम करवा सकती है कंपनी, कोई भी कंपनी हो। अधिकतर कंपनियां, लेकिन वाकई में देखा जाता है कि सभी के सभी, अधिकतर क्या मतलब सभी कंपनियां 90% या 90% देखने जाए वापी के अंदर GIDC में 12 घंटे ही काम करवाती है। और पेमेंट जैसे आपने जो 8 घंटे का बताया, मुझे लगता है कि शायद 12 घंटे का वो पेमेंट दिया जाता है। तो ऐसी कंपनियों पर जैसे यहाँ पे कई अधिकारी भी हैं, ऑडिट वगैरह भी होते हैं, या तो कार्रवाई होती नहीं या नजरअंदाज किया जाता है, ऐसी कंपनियों पर किस तरीके से और क्या कार्रवाई हो सकती है? मैं कहूँगा कि जो भी मालिक 12 घंटा काम करवाते हैं और मजदूर अपना, उनको भी ज़रूरत अगर करते हैं, तो उनको कानूनी तौर से उनको डबल ओवर टाइम देना ही चाहिए, क्योंकि ओवर टाइम का कायदा ही डबल बना हुआ है कि वर्कर जो है काम करता है जब 8 घंटे, तो वो
थक जाता है, और थक जाने के बाद यदि मालिक उससे काम करवाता है तो स्वाभाविक रूप से उसको मनोबल को पहुंचने के लिए, मनोबल को उच्च करने के लिए और उसका जो थकान है उसको दूर करने के लिए जो कायदे बनाए गए हैं कि ओवर टाइम डबल देना चाहिए तो वो देना ही चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा मालिक नहीं करता तो वो उस तरह से मजदूरों के साथ वो गैर कानूनी काम करता है और ओवर टाइम के कायदे का भंग करता है। कई कंपनियां हैं, जैसे अभी आपने बताया और हमें भी जो थोड़ी बहुत अगर जानकारी है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे कंपनियों में मजदूरी नहीं कर सकते, तो ये बात किस हद तक सही है? बराबर नहीं है, क्योंकि परिपक्व जो है अगर नहीं है श्रमिक तो वो कामदारों के साथ, श्रमिकों के साथ ये गैर कानूनी काम कहा जाता है, कार्य करवा रहे हैं ऐसा कहा जाता है। अगर जैसे कंपनी में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर रहे हैं तो ऐसी कंपनियों के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? हो सकती है। अगर कोई भी मालिक अगर गैर कानूनी काम करता है श्रमिकों के हकों के विरुद्ध में तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसे आपके पास महीने में कितने केस आते होंगे कंपनियों से कि डायरेक्ट मजदूरों को निकाल दिया गया? और उससे पहले एक सवाल रहेगा कि जैसे कोई मजदूर कंपनी में काम कर रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से हो या कंपनी तरफ से हो, बिना किसी रीजन के अचानक उसको कंपनी से निकाल देना किस हद तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हद तक की तो बात क्या करें, मजदूरों को इस तरह से कोई भी मालिक, चाहे वो टेम्परवारी वर्कर हो, कैजुअल वर्कर हो कि कायमी वर्कर हो, किसी को भी मालिक एक बार जब उसको रख लेता है तो बिना कायदे का फॉलो किए हुए उसको निकाल सकता ही नहीं है, और निकालता है तो गैर कानूनी कहा जाता है। और उसके लिए कामदार जो है, श्रमिक है, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, वो अपने हक को मांग सकता है और अपनी नौकरी रिस्टेट करने के लिए भी कार्रवाई कर सकता है। कितना टाइम जाता है? जैसे आप 30 साल से इस फील्ड में हैं, कई केस ऐसे आते होंगे कि मजदूर ने ठीक है कंप्लेंट कर दी, लेकिन रोज़ दौड़ भी नहीं सकता वो, क्योंकि उसको अपना परिवार भी चलाना है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस बोलता है? कई बार क्या होता है, कई मजदूर टिके भी रहते होंगे और अधिकतर छोड़ के भी चले जाते होंगे क्योंकि घर भी चलाना है। क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, ये बात विनय जी आपकी बिल्कुल बराबर है कि कोर्ट में 10-10, 15-15 बरस लग जाते हैं, लेकिन 10-15 बरस लगने के भी रीज़न होते हैं। कहीं कहीं ऐसी बातें हैं कि जैसे अभी वलसाड़ जिला की जो बात मैं करूं, वलसाड़ जिला में मुझे जहां तक मुझे ध्यान है कि 50-60% केसेस हमारी यूनियन गुजरात राज्य कामदार सेवा संघ के हैं। अभी जहां पर 3 कोर्ट चल रही थी, 3 कोर्ट की ज़रूरत थी और चल रही थी, वहां पर आज एक कोर्ट के पास एक कोर्ट है और एक जज है। आप समझ सकते हैं कि जहां एक आदमी पर अगर जो पूरा भार लगा दिया जाए तो किस तरह से वो शक्य बनेगा। वो जज को भी तकलीफ पड़ेगी और जो सामने एडवोकेट हैं उनको और कामदारों को भी हैरानगति होगी। इस तरह से लंबे समय निकल जाते हैं। और अभी वलसाड़ जिला की बात है तो वलसाड़ जिला में जो लेबरों के लिए कोर्ट का जो जगह है वो भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो भी वर्कर हैं उमरगांव, वापी और वलसाड़ के, तो ज़्यादा वापी और उमरगांव की मैटर है, जिसको कि वर्करों को वलसाड़ से जो तिथल रोड पर कोर्ट गई है वहाँ बहुत दूर है, उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं और उनको तकलीफ़ है, जिसकी वजह से ये केस में लंबा टाइम निकल जाता है। और कानूनी प्रक्रिया में ऐसा है, जब दोनों पक्ष जहाँ तक एविडेंस प्रस्तुत न करें, कोर्ट के सामने रजू नहीं करें और उस जज के सामने पूरा न, तो जजमेंट पर वो मैटर जा ही नहीं सकती है। और संजोग होते हैं, कभी वर्कर नहीं हुआ, कभी मालिक नहीं आया, कभी उनके एडवोकेट नहीं आए, कभी जज साहब नहीं रहे, इस कारण से केसों में लेट होते हैं। अधिकतर वापी में जैसे देखा जाता है कि लगभग 70 से 80% जो मजदूर हैं वो परप्रांतीय है, यानी कि गुजरात राज्य से बाहर के हैं, जो अपने घर का गुजारा बसारा या फिर यहाँ से पैसा गांव भी भेजते होंगे। उनको जब 1 या 2 महीने कंपनियों से पेमेंट नहीं मिलता तो भाड़े से रहते हैं, मकान मालिक भी निकाल देते हैं, राशन वाला राशन देना बंद कर देता है। इस स्थिति में जब वो केस करते हैं तो क्या वो दूसरी जगह काम कर सकते हैं अपने घर को चलाने के लिए? नहीं जी, ऐसा है कि जब मजदूर अपना किस तरह का विवाद वो खड़ा करता है उस पर डिपेंड करता है। रही बात अगर मालिक निकाल दिया, ऐसी केस अगर वो कोर्ट में दायर करता है कि मुझे निकाल दिया और है तो मुझे नौकरी चाहिए और पैसे चाहिए, उस दरमियान यदि वर्कर दूसरे जगह नौकरी करता है
और ये कोर्ट के सामने ये पहुंच जाता है मामला की और प्रूव कर देता है मालिक ये दूसरे जगह काम करता है, तो कोर्ट उस पर विचार करेगी और विचार करके उसको वेतन जो बैठे हुए पगार है वो कम देगी अथवा नहीं भी देगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वर्कर ये प्रूव करता है कि नहीं, मैं इस दरमियान में बेकार रहा, काम खोजने का प्रयत्न किया, तो उस हिसाब से कोर्ट ऑर्डर करती है कि उसको पूरा पगार भी मिले। जिस तरीके से केस किया वर्कर ने और जॉब भी अगर वो नहीं कर रहा, घर पे है, तो उस समय में क्या करते हैं? अगर उस समय उसको अगर इस तरह का केस किया है कि मुझे नौकरी चाहिए और बैठे हुआ पैसा चाहिए जब तक मैं बैठा हूँ, तो उसमें पूरा अगर प्रूव कर देता है कि मैं बेकार रहा हूँ इस दरमियान में जब से कंपनी निकाली है मुझे, तो उसको पूरा वेतन भी कोर्ट दिलाती है। लगभग हर महीने आपके पास कितने केस आते हैं वलसाड डिस्ट्रिक्ट से? कुछ मैटर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट आते हैं, लेकिन हम उनको बातचीत करके अथवा अपनी नोटिस से कोशिश करते हैं कि उसको सेटल हो जाए, और ज़्यादातर करके हम वर्करों को भी और मालिक को भी एक साथ में बैठा कर कोशिश करते हैं कि मैटर तुरंत का तुरंत निकाल हो जाए। क्योंकि वर्करों को दो पैसे, अगर वर्कर ऐसे हैं कि उनको तुरंत का तुरंत पैसा अगर मिलता है तो उसको दो पैसा कम भी मिलता है तो वो स्वीकार कर लेता है, ये हमने पाया है। फिर भी क्या रेशियो रहता होगा, क्योंकि आपके पास आते होंगे काफ़ी लोग, आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाते, आपके पास जो केस आते हैं महीने के क्या रेशियो रहता होगा, क्या परसेंटेज है? इस तरह से तो कुछ वर्कर तो देखिए मैं कहूँगा कि वर्कर डिस्प्यूट में अभी पढ़ना बंद कर दिया है। ज़्यादा वर्कर लोगों को इस कायदे के विषय में नॉलेज भी नहीं होता है, और जिस तरह से लोगों को ऐसा वर्करों में खौफ है कि अगर हम केस करते हैं तो 10-15 बरस हम निकल जाता है, इसलिए कोई जल्दी अभी केस करना चाहता ही नहीं है। तो भी अगर महीने को 25-30 केस तो ऐसे आ ही जाते हैं लेबर के, जिसको कुछ कोर्ट में जाकर के निकाल हो जाते हैं, अथवा कुछ कमिश्नर साहब के यहाँ तक, अथवा कुछ हमारे यहाँ से ही उसको निकाल कर देते हैं। अच्छा, जब वर्कर केस करता होगा तो आपके यहाँ से सबसे पहले लेटर जाता होगा कंपनी को, तो ऐसा भी होता होगा कि भाई कंपनी वाला आपको ऑफर भी देता होगा कि वर्कर को छोड़िए, आपको जो भी चाहिए 2-4-5 लाख रुपए देकर खत्म करते हैं, वर्कर को साइन कर दिए। उस समय आप क्या करते हैं? देखिए, ये आप जो बोल रहे हैं ऐसी ऑफरें अभी के तबक्के में तो मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा मालिक नहीं है कि वो 5 लाख 10 लाख दे करके सेलेक्ट कर दे, क्योंकि ऐसा है कि अभी कोई मालिक भी जल्दी वर्कर को निकालना भी नहीं चाहता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनती है, कहीं कहीं ईगो हट हो जाता है। कुछ ऑफिसर लोग जो अंदर काम करते हैं वो अपने ईगो को पकड़ करके वो वर्कर को निकाल देते हैं, तो जहाँ पर ये तकलीफें आती हैं वहीं पर ज़्यादा करके प्रॉब्लमें होती हैं। तो हमारे नोटिस देने से आते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम आपको, वो तो जल्दी सेटल, हमारा अधिकार बनता ही नहीं है, वो गलत तरह से चला गया है, हम तो तुरंत काम पर रखना चाहते हैं। अभी वर्कर को जब कहा जाता है तो नहीं, वो जीत पकड़ लेता है, कहता कि नहीं उन्होंने हमको कुछ भी गाली दिया, ऐसा हो, ये बंदों को तो हम उसको कन्विंस करते हैं कि भाई देखो तुम्हारी नौकरी का सवाल है और तुम नौकरी नहीं करोगे तो अपने परिवार को नहीं चला पाओगे और तकलीफ पड़ेगी और केस में लंबे समय जाएंगे। तो अगर मालिक ऐसा बोलता है कि हम आप काम पर ले लेते हैं और तुमको 2-4 दिन 10 दिन अगर 15 दिन हुआ है अगर पगार देते हैं तो काम पर तुम चले जाओ, तो वहाँ ऐसे पैसे देने की बातें नहीं आती हैं। जैसे देखा गया अभी आपके के अंदर सरकारी विभाग के भी जो अधिकारी रहते हैं, चाहे GST OPF, भी हाल में ही कई केस भी ऐसे आए हैं कि घूसखोरी में पकड़े गए। लेकिन आपके बारे में ऐसा सुनने में आता है कि आपके जो रिलेटिव भी रहते हैं, अगर वो किसी कंपनी में है और उस कंपनी का वर्कर आपके पास मैटर लेके आए हैं, तो आप वर्कर के तरफ हमेशा खड़े रहते हैं, समझौता नहीं करते हैं वर्कर के साथ या अपने कर्म के साथ, ऐसा क्यों? देखिए, कुछ असूल हम लाइफ में कभी भी आज तक किसी मालिक की हम ब्रीफ नहीं पकड़े हैं, किसी मालिक का केस नहीं लड़े हैं। हमने जो भी वर्क किया है वो वर्करों का ही किया है, श्रमिकों का किया है, और हम श्रमिक में से आज यूनियन लीडर बने हैं। आज जो हम यहाँ पर हैं वो मजदूर वर्ग थे, और मजदूर में से मजदूरों की वेदना, मजदूरों की पीड़ा, मजदूरों के साथ क्या होता है, मजदूर कैसे रहता है, कैसे अपने परिवार को चलाता है, वो हम अच्छी तरह से सहन किया है और उसका हमने सामना किया है। इसलिए जो भी मजदूर आता है और उसकी वेदना सुनने के बाद हमको फील होता है, इसलिए हम मजदूर के सामने हमेशा खड़े रहते हैं। एक हमारे पास भी एक विषय ऐसा आया था कि आपके कोई रिलेटिव हैं और उस कंपनी का मैटर आपके पास था, उन्होंने भी आपसे बात की और कंपनी में बात की, लेकिन आप मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं और ऐसा अभी तक कोई आपका मैटर भी नहीं आया कि भाई
मजदूर को छोड़ के आपने डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कर लिया हो, और जो भी जैसे अभी मैंने पहले भी सवाल अपना दोहराया कि कुछ पैसा मिला और छोड़ दिया हो, तो कंपनी वालों के तरफ क्या मैसेज आता है आपका? जब आपका लेटर जाता होगा तो डर रहता होगा, किस तरीके का रहता है चैलेंज? मैं तो, आप तो देखते हैं, मैं तो बहुत अपने को सिंपल मानता हूँ और मैं समाधान में मानता हूँ, क्योंकि न तो मालिक को तकलीफ पड़े, न तो वर्कर को तकलीफ, वर्कर को उसका हक मिले और मालिक को उसका वर्क करे कामदार, बस यही चाहता हूँ। रही बात है कि जहाँ रिलेशन शब्द की बात आप जो कर रहे हैं, मैं रिलेशन की जगह है, लेकिन कामदारों का जहाँ हक की बात है वो तो मैं किसी का नहीं सुनता। अभी भी मैं बोलता हूँ कि मेरा कोई सगा भी है और ऐसी कुछ बात तो मालिक की तरफ से लेकर आता है तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं वर्कर की ही सुनूंगा। और वर्कर के हक के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना वो बराबर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो हक मांग रहा है। वो आपसे अगर ज़्यादा पैसा मांगता है तो बात अलग की है, उसमें कॉम्प्रोमाइज। लेकिन जिसका पगार है कि 4 तो 62 के हिसाब से पगार देना है और वो भी नहीं देता, वो तो शोषण करने की बात है। मैं भी मजदूरों के साथ शोषण करूंगा, यूनियन नहीं, यूनियन का हमारा अस्तित्व तो खराब दिखेगा कि कामदारों का हक नहीं दिला सकता, वो यूनियन का मतलब कोई नहीं। तो जैसे कि कंपनियों के बारे में आपने बताया, ऐसे भी कुछ रूल्स हैं कि कोई कंपनी अपने हिसाब से, जैसे सरकार की जो गाइडलाइन है उनको ना मान के अपने हिसाब से चला सकता है? जैसे 18 वर्ष से कम के कर्मचारियों को रख सकते हैं, PF SIC नहीं देना है, जो वेतन दैनिक होना चाहिए 8 घंटे का वो नहीं देना है, ऐसा अपने तरफ से कोई रूल्स होता है या किसी कंपनी के ऊपर ऐसे रूल्स कुछ लागू होते हैं? ऐसा कारखाना जब भी कोई भी मालिक चालू करता है तो उसी दिन से उसको लेबर लॉ उसको लागू ही हो जाता है। तो लेबर के किसी भी कायदे का अगर ये भंग करता है तो भंग करता है, अगर उसकी अवहेलना करता है, उस कायदे का पालन नहीं करता है तो मालिक उस एक तरह से मजदूर का शोषण करता है और उसके सामने कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम पूरे सभी ऑफिसरों को कहेंगे, जो भी, चाहे PF एक्ट हो, चाहे SI एक्ट हो, अथवा फैक्ट्री एक्ट हो, उन सभी अपना ऑफिसरों को हम कहेंगे और हम उनको निवेदन करेंगे कि ऐसे अगर मालिक हैं जो मजदूरों के हकों का शोषण करते हैं तो उसके सामने उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लगातार 12 घंटे काम करवाते हैं, एक दो सवाल और लेके ख़त्म करेंगे। कंटिन्यू जो कंपनियां 12 घंटे ही कंपनी चलाती हैं, जैसे कि 8 घंटे होता है, लेकिन लगातार 12 घंटे ही वो कंपनियां चलती हैं, वेतन भी कुछ कम ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर भी एक्शन हो सकता है क्या? हाँ, एक्शन हो सकता है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि कहीं कहीं ऐसी भी बातें हैं, हम लोग कुछ यहाँ ज़्यादातर कर लोग परप्रांतीय लोग कंपनियों में काम करते हैं। पर प्रांति का ऐसा है कि उनको नजीवा, जैसे हमने बताया कि मिनिमम वेज जितना, और मिनिमम वेज आज का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वर्करों का 12-13 हज़ार पगार के मान लिया जाए, लेकिन इस महंगाई में 12-13 हज़ार जो परिवार चलाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको। तो उसके लिए मजदूर भी सोचता है कि मैं अगर 8 घंटे काम करके जा कर के 16 घंटे घर पर रहूँगा, उससे कुछ मुझे और पैसे मिल जाएं और मैं काम करूं, फैक्ट्री में रहूं। क्योंकि कोई भी मजदूर नहीं जी, मैं बताऊंगा कि वो बेचारा 10x10, 15x15 के रूम में अपने परिवार के साथ रहता है और उसका कम से कम भाड़ा 3000 भाड़ा हो और उसको परिवार के बच्चों का 1000 रुपया फीस हो, अगर 2 बच्चे हैं उसको परिवार चलाने में तो 12-13 हज़ार रुपया जो पगार 26 दिन भर करके उसको मिलता है वो बहुत ही कम पड़ता है। तो इसके लिए वो जरूर सोचता है कि मैं 12 घंटा काम करूं। वहाँ पर मालिक को वो अपना उस हिसाब से देकर उसकी मजबूरी का कहीं कहीं मालिक लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। यहाँ पर मालिक को सोचना चाहिए कि मैं एक तो मिनिमम वेज देता हूँ, उनको वर्ष में जो सरकार नक्की करती है वही मैं पगार देता हूँ, उनको कोई वो मुझे कमा कर देते हैं उससे कोई प्रोत्साहन बोनस भी नहीं देता हूँ। तो मालिक को उसको कानूनी तौर से उसका जो ओवर टाइम का पगार उसको डबल देना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे अधिकतर केस ऐसे आते हैं कंपनियों के कि 12 घंटे का ही वो लोग 12 से 15 हज़ार रुपये देते हैं। मजदूर को लगता है कि 8 घंटे काम करेंगे तो और कम सैलरी रहेगी, लेकिन कंपनियां ही सैलरी जो है वो 12,000 से 15,000 12 घंटे का देती है। ये किस हद तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये तो मजदूरों के कायदाओं का जो है वो सरेआम हनन करना है, डायरेक्ट शोषण करना है। ये मालिक को कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में रामसूरत प्रजापति जी। और लगातार आपने देखा होगा कि कई जगह से इनकी चर्चाएं भी होती रहती हैं कि इनका चाहे रिलेटिव हो या कोई घर का भी व्यक्ति हो,
लेकिन जब मजदूर का केस इनके पास आता है तो किसी भी प्रकार के उसमें समझौता नहीं किया जाता। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मजदूर मतलब क्या, जैसे आप सड़कों पे देखते होंगे जो सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, जिनको कभी कभी शायद कोई लेके भी नहीं जाता। जैसे कि आप यहाँ वापी के अंदर झंडा चौक देखेंगे, छीरी एरिया देखेंगे, फिर यहाँ भरत मोड़ा बलीठा देखेंगे, लोग सुबह से आकर 4-5 बजे से खड़े हो जाते हैं, एक आशा रखते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा गाड़ी से उनको लेकर जाएगा और वहाँ 8-10 घंटे काम करेंगे और शाम को उनकी भोजन की व्यवस्था होगी। एक छोटी सी झोपड़ी में रहना, बारिश के समय में पानी भी चूता है, कितनी गंदगी रहती है शायद हम सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। बारिश के समय हम जब सड़कों पर निकलते हैं तो शायद सरकार को भला बुरा कहते हो जाते हैं, इससे यहाँ पे ये खड्डा वहाँ पे, लेकिन वो मजदूर जो उसी जगह पर सोते हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, खाने तक की व्यवस्था उनकी बराबर नहीं होती और उन्हीं मजदूरों के साथ लगातार देश के अंदर शोषण भी होते हैं, जिस पे सरकार को शायद कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। मुझे लगता है मजदूरों को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसी योजना ना तो सरकार के द्वारा बनी है, और ख़ास करके चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन हो या इंडस्ट्री लाइन हो, यहाँ पर वर्करों का शोषण लगातार होते रहता है। ना जाने कितने वीडियो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी देख चुके होंगे। तो आज हम आए थे रामसूरत प्रजापति जी के पास के शायद हमारे इस वीडियो के द्वारा मजदूरों तक उनका हक क्या है, उनकी न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, शायद थोड़ा बहुत उन तक पहुँचे और उसके ऊपर वो भी खड़े उतरे। इस तरीके की खबरें भी हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सर्व संदेश।